दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आप सब जानते हैं और हर कोई ये कह रहा है कि भई भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ कर नहीं सकती। वो चुनाव दोनों राज्यों में हार रही है और इसका पता ये भी बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि पार्टी चुनाव हार रही है। आज कुछ थोड़े उसी मतलब है तो राजनीति का ही मुद्दा मध्य प्रदेश की बात है और उसका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन जो जिसको कहते हैं ना कि जो भूमिका में है, जो लीड कैरेक्टर है, शिवराज सिंह चौहान, उसको लेकर बात करनी है आज। और वो बात करने का मन भी मुझे आज इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे और मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं तो उनके अ, हाथ के नीचे काम करके जो है मैं सीखा हूँ, तो मैं तो सद्भाग्यशाली हूँ। तो वो उन्होंने एक आलेख लिखा और वो आलेख मुझे इतना बढ़िया लगा, मुझे लगा कि उस आलेख को पढ़ के आपको सुनाना चाहिए और उसमें भी अगर कुछ जो जो निहितार्थ हैं उसके कुछ जो उसके बिटवीन द लाइन्स भी कुछ हैं, इंटू द ब्रैकेट जिसको कहते हैं वो भी हैं, वो भी मैं आपको आज उस पर बात करें और आपको वो पहले आलेख सुनाऊँ मैं और फिर उस पर मैं थोड़ा अपना एक खुद का जो आकलन है वो भी आपको बताऊँ। अब ये वो कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। मतलब कि अब ये 1951 से जो उनकी राजनीति चल रही है, उसमें एक फिर से 2018 में भी ये हुआ था और हो सकता है कि इस बार फिर भी, एक बार फिर से भी अ, वो समय का वो जो चेहरा है वो देखना पड़े उनको शायद। उस पर बहुत अच्छी एक एक बहुत अच्छा आलेख लिखा है गर्ग साहब ने। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आलेख मैंने जो है सामने खोल के रखा हुआ है। आप शुरुआत में थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है और बात हो रही है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की। तो गर्ग साहब शुरू करते हैं यहाँ से, जो उन्होंने अपने आलेख की जो हेडलाइन दी है वो ये है कि मेरा नाम शिवराज है, आवाज़ दिल्ली तक भी पहुँची ही होगी। गर्ग साहब लिखते हैं अमित शाह के हवाले से जानकारी छपी है कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे की आगामी भूमिका चुनाव के बाद तय होगी। शिवराज एक अनुभवी राजनेता है। वे जानते हैं कि इस तरह के सवाल या तो किए जाएंगे या करवाए जाएंगे। इसलिए लगभग उसी दौरान जब 17 नवंबर को मतदान प्रारंभ होने ही वाला था, शिवराज ने भी अपने मन की बात उजागर कर दी। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री को पता है कि पार्टी अगर जीत गई तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और हार गई तो आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री उन्हें किन किन जरूरी कामों में लगा सकते हैं। अपने भविष्य का काफी कुछ अनुमान शिवराज को उस समय ही लग गया होगा जब चुनाव प्रचार जो है, जब वो चुनाव प्रचार चल रहा था वहां पे, तो गर्ग साहब लिखते हैं कि अपने भविष्य का मैं आलेख से पढ़ के आपको सुना रहा हूं, मेरे सामने खोल के रखा हुआ है। तो अपने भविष्य की का काफी कुछ अनुमान शिवराज को उस समय ही लग गया होगा जब चुनाव प्रचार की अंतिम घड़ी में 14 नवंबर के दिन इंदौर महानगर के व्यस्ततम 1.25 मीटर लंबे टुकड़े पर हुए 50 मिनट के भव्य रोड शो में भी प्रधानमंत्री के साथ खुली जीप पर एकमात्र सवार व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रदेशाध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा थे। मानकर चला जा सकता है कि रोड शो के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक उपस्थित जनसमूह की संख्या और सुरक्षा इंतजामों को लेकर शिवराज अपने द्वारा ही शहर में नियुक्त किए गए अधिकारियों से पल पल की जानकारी लेते रहे होंगे। ठीक है, आगे लगते हैं गर्ग साहब।
मध्य प्रदेश की कोई 9 करोड़ जनता को संघर्षपूर्ण चुनाव के नतीजे के साथ ही जिस एक अन्य जानकारी की अब उत्सुकता से प्रतीक्षा है, वो यह कि शिवराज का आगे क्या होने वाला है। इस साल 28 दिनों का संक्षिप्त कमलनाथ, मतलब कि 1 साल और 28 दिन का संक्षिप्त कमलनाथ काल छोड़ दें तो जो व्यक्ति पिछले 18 सालों से सत्ता में बना हुआ है, उसका आगे का राजनीतिक भविष्य जनता ही नहीं, पार्टी और वफादार नौकरशाही में भी चर्चा का विषय है। शिवराज दोनों ही चिंताओं से मुक्त हैं। गर्ग साहब लिखते हैं कि शिवराज दोनों ही चिंताओं से मुक्त हैं। नतीजों की पूर्व जानकारी उन्हें 2018 में भी थी और इस बार भी है। मोदी जिसे पसंद करना छोड़ देते हैं, उसे सौंपी जा सकने वाली जिम्मेदारियों का भी उन्हें पूर्वानुमान है। मोदी जिसे पसंद करना छोड़ देते हैं, उन्हें फिर क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, उसका उन्हें पूर्व अनुमान है, ये गर्ग साहब कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो 2001 में पहली बार गुजरात की विधानसभा में पहुंचे थे और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। शिवराज सिंह उनसे 10 साल पहले 1991 में विधायक बन चुके थे। वे उसके बाद 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। मोदी पहली बार संसद में 2014 में पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री बन गए। विधायक बनने से पहले शिवराज वर्षों तक संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। शिवराज सिंह, गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। शिवराज सिंह से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आला कमान द्वारा घोषित किए बगैर ही चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कैसे बन गए, तो उनका जवाब था, अब जन भावनाओं का तो हम कुछ नहीं कर सकते। शिवराज सिंह ने जवाब दिया कि अब जन भावनाओं का हम क्या कर सकते हैं। 2018 में भी शिवराज को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था और विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया था। भाजपा चुनाव हार गई थी। पूछा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद 2020 में जब फिर से भाजपा की सरकार बनी, तो शिवराज को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा। आप सुन रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा पूरा आलेख जो मैं पढ़ रहा हूं उसको। आगे लिखते हैं गर्ग साहब, विधानसभा में हार जीत के नतीजों से भी बड़ा सवाल यह है कि 4 महीनों के बाद ही होने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो देश भर में मोदी का ही चेहरा था और उनका जादू कारगर भी था। इसलिए विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने लोकसभा में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत ली थी। गर्ग साहब आगे लिख रहे हैं कि उन्हीं जीती गई सीट के 7 दिग्गजों को, जो 28 सीटें जीती, उन्हीं में से 7 दिग्गजों को और एक राष्ट्रीय महासचिव को शिवराज का विकल्प तैयार करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। पूरे प्रदेश ने देखा कि सारे ही दिग्गज अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में ही कैद रहते हुए किस तरह से हांफने लगे, जबकि शिवराज बुधनी में चुनाव प्रचार के लिए लगभग गए ही नहीं। सवाल यह है कि आला कमान, मतलब कि ब्रैकेट में लिखा है कि मोदी और शाह, अगर शिवराज का कोई चुनाव जिताऊ विकल्प 9 सालों में नहीं खड़ा कर पाया, तो लोकसभा चुनाव के पहले 4 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है। शिवराज के प्रति नजर आती नाराजगी का क्या ये एक कारण भी हो सकता है कि योगी की तरह उत्तर प्रदेश के योगी की तरह ये मुख्यमंत्री भी सत्ता का एक केंद्र बने हुए हैं। इसीलिए, अच्छा इसमें आगे और लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, वैसे भी दिल्ली के मुकाबले भोपाल से नागपुर आधी से भी कम दूरी पे है। फिर आगे लिखते हैं कि कर्नाटक में भी ऐसा ही केंद्र येदियुरप्पा बन गए। इसीलिए वहां की हार के बाद उनके बेटे को प्रदेश की कमान सौंपी गई। राजस्थान में भी ऐसा ही एक केंद्र वसुंधरा के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है।
भाजपा आला कमान ने भाजपा आला कमान ने उक्त सभी स्थानों पर विकल्प तैयार करने की कोशिशें तो की, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। शिवराज का टिकट चौथी सूची में शामिल करने से काफी पहले 8 दिग्गजों के नाम की घोषणा के बाद एक हिंदी अखबार ने हेडलाइन प्रकाशित की थी, सीएम की दौड़ में रहे विजय वर्गीय तोमर पटेल को टिकट। ये 3 नाम और 5 अन्य शिवराज के मुकाबले कितने दमदार है, कुछ ये जो कितने दमदार है, कुछ तो उनके चुनाव प्रचार की कसरत में साबित हो गया और बाकी जो है वो नतीजों के बाद पता चल जाएगा। आगे लिखते हैं गर्ग साहब की तीसरी सूची भी घोषित होने के बाद, चुनाव की जो तीसरी सूची घोषित हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके बाद जब प्रदेश में चर्चाएं चल निकली कि मुख्यमंत्री का टिकट कट रहा है, तो शिवराज ने वही किया जो 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले करने से वो डर गए थे। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी में शिवराज को मोदी के मुकाबले ज्यादा स्वीकार्य नेता माना जा रहा था। आडवाणी समेत वाजपेयी युग के कई नेताओं और संघ का उन्हें समर्थन प्राप्त था। ब्रैकेट में लिखा है कि यह बात कभी अलग से कि संघ बाद में क्यों पलटी खा गया। बाद में लिखते हैं कि इसमें यह भी शामिल है कि शिवराज के आग्रह पर 2014 में आडवाणी भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आलाकमान के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उनकी मर्जी के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर से उनको उम्मीदवार बनाया गया। शिवराज के इस कदम को बिना कोई आवाज किए काला कमान के प्रति चुनौती भी माना जा सकता है कि जब तीसरी सूची तक नाम सामने नहीं आया तो वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच पूछने पहुंच गए। और क्या पूछा? पूछा कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहां से लड़ूं या नहीं, ये सब सवाल पूछे। और जनता ने अपने दोनों हाथ ऊंचे करके जोरदार आवाज में शिवराज के प्रति अपना समर्थन घोषित किया, जाहिर कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब एक अंग्रेजी अखबार के संवाददाता ने शिवराज से सवाल पूछा कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी चुनावी चेहरा नहीं बनाए जाने पर आपको बुरा नहीं लगा, तो मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह ने जवाब दिया कि मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान है, छोटी छोटी बातों का मुझ पर या मेरे काम पर असर नहीं पड़ता, कुछ तो हूं मैं, पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है। शिवराज सिंह किसी और संदर्भ में पहले कभी ऐसा भी बोल चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज के कहे की गूंज दिल्ली दरबार तक भी निश्चित ही पहुंची होगी। ये तो जो गर्ग साहब ने लिखा वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। अब ये जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि कुल मिला के ये भी जो उन्होंने बहुत बारीकी से जो है अवलोकन किया, तभी ये लिखा। और इसमें जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिकल मैकेनिज्म की समझ आती है, समझ सकते हैं इससे आप। और जो कंपैरिजन भी की उन्होंने कि नरेंद्र मोदी साहब कैसे मुख्यमंत्री बने और फिर कब संसद पहुंचे, शिवराज की राजनीति कब शुरू हुई, कितनी बार लोकसभा तब तक वो सांसद रह चुके हैं और 18 साल से ऑलमोस्ट 18 साल से वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री पद पर वो विराजमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जो चलन है, और वो भी पर्टिकुलरली नरेंद्र भाई और अमित भाई के युग की शुरुआत के साथ ही, कि नीचे केंद्र के बाद राज्यों में ऐसा कोई मजबूत मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए कि सत्ता उसी के इर्द गिर्द रहे और मजबूरी में भी उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़ जाए। आपके सामने गुजरात का उदाहरण बहुत बहुत स्पष्ट है। यहाँ जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो बिल्कुल पपेट चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। आपके वहां जो असम में जो चेहरा है वो उन्होंने बिठा के रखा हुआ है, वो जो लेके आए हैं, है ना, जो बहुत कुछ कुछ ऐसा बोल देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा, जो विवेक के बिल्कुल बाहर होता है, वो भी पपेट है।
गोवा में जो बैठे हुए हैं वो भी पपेट है, ठीक है। योगी को पपेट बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां सफल हो नहीं पा रहे हैं। शिवराज सिंह जो है उसमें और योगी में बहुत फर्क है। योगी जो है वो आक्रामक हैं अपने कामकाज और अपनी कार्यशैली को लेकर। शिवराज सिंह जो है उस तरह से आक्रामक व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जमीन तो बचाने के लिए और अपने जो भी साख है उसको बचाने के लिए भी वो भी तो है, वो एक बचाव की भूमिका तो तैयार करेंगे ही करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रपों को कैसे कमजोर से कमजोर क्षत्रपों को बिठाया जाए और मजबूत अगर कोई क्षत्रप है, सीएम है या सीएम का चेहरा है, तो उसको कैसे कमजोर कर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण खेल है जो चलता रहता है, क्योंकि नरेंद्र भाई कभी ये चाहते नहीं है, अमित शाह कभी ये चाहते नहीं है कि उन दोनों के अलावा पूरी पार्टी में कोई अपने बलबूते पर खड़ा होकर चुनाव जीतने और जिताने वाला कोई चेहरा अस्तित्व में आए या अस्तित्व में हो तो वो टिका रहे, क्योंकि उनको अपना ही चेहरा चाहिए, उनको अपना ही वजूद जो है वो हर जगह पे स्थापित करना है। और इसीलिए चाहे आप इतने पुराने कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता या नेता क्यों न रहे हो, 18 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों न रहे हो, 5 बार के लोकसभा के सांसद पार्टी की ओर से क्यों न रहे हो, लेकिन आपका भी ये हाल किया जा सकता है कि 3 सूची तक आपका नाम ही घोषित न किया जाए उम्मीदवारों की यादी सूची में। पर यही एक है अभी इस युग की भारतीय जनता पार्टी का जो ये युग है, उसकी यही चाल है, उसका यही चरित्र है, उसका यही चेहरा है। और इस बात को उजागर करने की कोशिश गर्ग साहब ने अपने आलेख में की है। और इसमें अंत में जो लिखा है कि वो बात भी मतलब दिल्ली तक पहुंची होगी, तो बिल्कुल पहुंची होगी कि भाई मतलब मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान है, मतलब कि भाई मैं कोई आलतू फालतू आदमी हूं नहीं, मैं बहुत जमीन से जो है काम करते करते पार्टी में घिस घिस के अपनी जगह बनाई है, संगठन से लेके हर जगह पे। तो वो बात बिल्कुल वहां तक पहुंची होगी। पर ये जो आंतरिक अंदरूनी जो मामला है और जो मजबूत लोगों को कमजोर करने की और कमजोर लोगों को बड़े पदों पर बिठाने की जो पॉलिसी है, उसका बहुत अच्छा एक आकलन जो है वो इस आलेख में किया था गर्ग साहब ने। हमने सोचा आप तक पहुंचा दें। अब क्या सोचते हैं हमारी इस प्रस्तुति को लेकर, ये आप हमको जरूर से लिख के कमेंट में बताइएगा, हमको अच्छा लगता है। और बात अगर आपको हमारी सही सच्ची और पसंद आती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।